नमस्कार मित्रों, RVIS पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं, जो कि विगत वर्षों में पूछे गए विभिन्न प्रकार के पीसीएस के प्रश्न हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो संसद द्वारा हटाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत। महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति पर लगाई जाती है। जब महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है तो 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक होता है, पूर्व नोटिस देनी चाहिए। चलिए इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के उपबंधित महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। ठीक है, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से उसे पद से हटाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है, तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। सी ऑप्शन आपका सही है। आइए, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, दोनों में से किसी में आरोप लगाया जा सकता है। आइए, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? अनुच्छेद 61 महाभियोग से संबंधित है। आइए, अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लेना चाहिए। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लेनी चाहिए। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई तो उसकी रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रीति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र प्रत्येक दशा में 6 माह के बीतने से पहले किया जाना चाहिए। तो 6 माह का आंसर सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्नलिखित में कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। डी ऑप्शन सही है। ठीक है, इतनी बार पूछा गया है। आइए देखिए, यदि किसी समय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? भारत के प्रधान न्यायाधीश करेंगे। आरओ में भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कथन और कारण है, राष्ट्रपति संसद का भाग है। बिल्कुल सही। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति कानून नहीं बन सकते, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद, ए ऑप्शन सही है, कथन कारण दो भी सही, व्याख्या भी है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की जो संसद है उसमें राष्ट्रपति और दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है, तथा अनुच्छेद 111 जो है इसके तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा जो पारित विधेयक होता है राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप लेता है। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही हैं तथा कथन कारण की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, बिहार पीसीएस में पूछा गया, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी विधि के बाद अधिनियम बनता है? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब अधिनियम बन जाता है। आइए, आईएएस में पूछा गया प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह क्या है? तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति ने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। 1954 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने आत्यंतिक एब्सोल्यूट वीटो अर्थात असहमति रोक लेना का प्रयोग किया था, जबकि 1986 में राष्ट्रपति जेल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो अर्थात संसद द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखने का प्रयोग किया था। आत्यंतिक वीटो मंत्रिपरिषद की इच्छाधीन होता है, अतः पॉकेट वीटो ही स्वेच्छा से किया गया माना जाएगा, इसलिए विकल्प सी है आपका। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी
जेबी निषेधाधिकार कहा गया, तो ज्ञानी जेल सिंह ने ऐसा किया था। 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। उल्लेखनीय है कि जब राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित बिल पर अपना पास असीमित समय सीमा के लिए लंबित रखता है, अर्थात वह इस पर सहमति देने सहमति रोकने की ना तो घोषणा करता है और न ही इस पर पुनर्विचार के लिए लौटाता है, तो इसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार पॉकेट वीटो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार रखता है। निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो 1, 2, 3 संविधान का अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में न होने के दौरान जारी किया जाता है। इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान होता है। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी भी अध्यादेश को वापस भी ले सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसका वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में दिया गया है, के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल क्या होता है? तो सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोगों का कार्यकाल आपने 5 वर्ष सुना होगा, लेकिन सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी के वेतन शर्तों के निर्धारण का अधिकार संसद को दिया गया है। अतः संसद ने सीएजी के वेतन और सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधान 1971 में अधिनियमित किए हैं, जिसके अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक वह सेवारत रह सकता है, इसमें से जो पहले हो। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है, 6 वर्ष। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ए ऑप्शन सही है। ठीक है, 48(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी जिसको कहते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। अनुच्छेद 151 के अनुसार भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 152 के अनुसार वह राज्य सरकार के लेखों का परीक्षण कर रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। अगला प्रश्न है, भारत का सॉलिसिटर होता है, एक न्यायिक सलाहकार होता है। भारत का सॉलिसिटर क्या होता है? न्यायिक सलाहकार। कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल। बी ऑप्शन सही। एडवोकेट जनरल जिसको महाधिवक्ता कहते हैं, राज्य सरकार का कानूनी विषय पर परामर्शदाता होता है। और अनुच्छेद 165(2) के तहत यह वर्णन है, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। अनुच्छेद 165(a) में इसका वर्णन है। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। और राज्यपाल कैसे काम करता है? मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करता है। ये वर्णन 165 में है। ठीक है, कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? महाधिवक्ता, जिसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं।